आज के रिवाला धाम के इस श्रावणी उपक्रम महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित पूज्य स्वामी गणेशानंद जी, स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज, स्वामी समर्पणानंद जी, स्वामी कृष्ण स्वरूप जी, यहाँ के हमारे विधायक हंसराज जी, यहाँ के हमारे सरपंच हीरालाल जी, हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई महासिंह जी, हमारे जिला प्रमुख भाई बलबीर चिल्लर जी, बस्तीराम जी, बहरोड के हमारे चेयरमैन साहब सीताराम जी, भाई बलवान जी, रोहतास जी, दीप साहब, गुरुकुल अधिया के आचार्य जी, मेरा जाना नहीं हो पाया लेकिन जरूर आलोक जी, लेकिन जरूर जाएंगे। उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो स्वामी गणेशानंद जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने इस ऊर्जावान भूमि को अपनी कर्मस्थली बना करके और ऊर्जा देने का काम किया है। आपको बहुत बहुत बधाई। आपने श्रावण पूर्णिमा के इस दिन पर मुझे इस अच्छे कार्यक्रम के लिए भी यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे को शाम को गुजरात के लिए निकलना है, इसलिए अपने मन के कुछ विषय रख करके मैं निकलना चाहूंगा। आप शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। आज के समय में शिक्षा क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कि विद्यालयों की कोई कमी है। शिक्षा का काफी प्रचार प्रसार हुआ है, गांव-गांव तक स्कूल भी खुले हैं। टीचर्स की भी आजादी के बाद 3-4 जनरेशन रिटायर हो गई है। गुरुकुल भी बहुत खुले हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के भी बहुत खुले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज और बाकी भी बहुत खुले हैं। जो मूल समस्या आ रही है वो समस्या ये है कि जो विद्यार्थी निकल रहा है वो प्रोडक्ट के रूप में निकल रहा है, पर्सनालिटी के रूप में नहीं निकल रहा है। और इसलिए दबाव है, ट्यूशन का दबाव है, 24 घंटे पढ़ने का दबाव है। उस दबाव में जो उसका जीवन का जो अमूल्य क्षण मिला है, जिसमें वो सीखने की बजाय रटने पे ज्यादा जोर है। जो जितना रट लेगा वो उतना नंबर लेकर के आ जाएगा और वो सफलता का मानदंड है। भाषा का ज्ञान संस्कार के लिए होता है, भाषा का प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसलिए नई शिक्षा पद्धति में भी हमने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा पे ही जोर देने का काम किया। भाषा के कारण अतिरिक्त प्रतिभा को रोका नहीं जा सकता। भाषा आनी चाहिए, अंग्रेजी भी आनी चाहिए, संस्कृत भी आनी चाहिए, मातृभाषा भी आनी चाहिए, लेकिन वो एकमात्र किसी की सफलता का या किसी के आगे बढ़ने का कारण नहीं बन सकता। दूसरा, हमारे यहां पर दो तरह की विद्याएं कही गई हैं, पराविद्या और अपराविद्या। एक का प्रयोग सामाजिक जीवन और अर्थ व्यापार व्यवसाय करने के लिए है और दूसरे का प्रयोग जीवन का सत्य जानने के लिए है। समस्या यह है कि स्वामी जी भी बैठे हैं, दर्शन का उपयोग प्रवचन के लिए है, जीवन के लिए कम हो रहा है। मैं खासकर गुरुकुल के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपको 3 दर्शन के बारे में कोर्स वापस से रिवाइज करना चाहिए। सबसे पहले जो न्याय दर्शन के 16 सिद्धांत हैं, आप लोग पढ़ाते भी हैं। पहला श्लोक ही है, प्रमाण प्रमेय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत तर्क वाद संशय भ्रांति वितंडा छल जल वितंडा निग्रह स्थाना तत्र ज्ञानानि निश्चय साधिकम। पर इसका प्रयोग कहां है, इसके उदाहरण कहां है, इसकी व्याख्या कहां है? और मैं अभी बीच में इस पे एक बहुत बड़े देश के प्रतिष्ठित एमबीए इंस्टीट्यूट में मैं जब विषय मैंने उनके क्लासेस के सामने रखा तो उन्होंने कहा ये कहां पर है। कुछ दिनों पहले देश के एक बहुत बड़े सीईओ ने इकोनॉमिक टाइम्स में आर्टिकल लिखा कि हमारे जो कंपनीज के बड़े बोर्डरूम बन रहे हैं उनमें प्रेशर बहुत है, वर्क प्रेशर बहुत है, तो डिसीजन लेने में हम कैसे ज्यादा लॉजिकल पार्शल कंपैशन के साथ डिसीजन ले सकते हैं। तो शाम को जब फिक्की की टीम मेरे से मिलने आई और मैंने उनको आर्टिकल के साथ बताया कि ये 16 प्रिंसिपल है जिससे हम ज्यादा रैशनल और लॉजिकल हो सकते हैं, तो वो अचरज में पड़ गए कि कहां लिखा है। दूसरा, आप खुद सांख्य के आचार्य रहे हैं और विद्यार्थी जीवन में अगर शोच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधानी 5 नियम भी विद्यार्थी अपनाए, पर क्यों, किस लिए, लॉजिक किस लिए?
केवल कह देना कि मैं 4:30 उठ जाता हूं तो उससे फर्क नहीं पड़ता। 4:30 बजे उठ के भी अगर मन दुनिया में रमा हुआ है तो 4:30 बजे की बजाय 8 बजे उठो। 4:30 बजे उठ के अगर ब्रह्म मुहूर्त के साथ आपका अगर उसके साथ तादम्य नहीं है तो भाई 8 बजे उठ जाओ, फिर वो टाइम भी क्यों खराब कर रहे हो। 4:30 उठने का अर्थ ब्रह्म के साथ तादम्य का भाव जो है, अगर वो नहीं है तो फिर वो पाखंड है। फिर वो उठना बस ऐसे ही है, उठना सोना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहुत लोगों को देखता हूं तो जो दर्शन है वो प्रवचन नहीं होना चाहिए, वो जीवन होना चाहिए। और तीसरा जो हमारा रियलिस्टिक दर्शन वैशेषिक है, वो बिल्कुल साइंस बेस ही है। और राजस्थान के एक बहुत बड़े मनीषी हुए कवि गोपीराज कवि, एक पुस्तकालय के प्रभारी हुआ करते थे, उन्होंने बहुत पुस्तक लिखी। उनकी एक पुस्तक में फिजिक्स, रसायन और वैशेषिक दर्शन के जो तत्व है उसकी पूरी व्याख्या की गई है। ये जो 108 स्कूल चला, 108 ई लाइब्रेरी की बात हम करते हैं, हम इसलिए करते हैं कि सरकारी स्कूलों में ये सब तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन विद्यार्थियों में अतिरिक्त जानने का भाव आए। अतिरिक्त जानने का भाव जब तक नहीं आएगा, हमारे पास वैसी क्वालिटेटिव लीडरशिप खड़ी नहीं होगी। लीडरशिप से लोगों की अपेक्षाएं सामान्य रहती है, वो पूरी करनी चाहिए। लेकिन समाज के हर क्षेत्र में विकास करने के लिए हमें विशिष्ट लीडर खड़े करने पड़ेंगे, जिनके पास लॉजिक हो, रीजनिंग हो न्याय दर्शन की, जिनके जीवन में योग दर्शन से योगश चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा क्यों, उसका पूरा उनके पास एक संतुलित व्यवहार, जिनके पास वैशेषिक दर्शन से इस जगत के जितने भी साइंटिफिक कारण है उसको जानने की अंडरस्टैंडिंग। रैशनल होना जीवन में बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की समस्या यह होती है कि हम दो तरह की धारणाओं में चले जाते हैं। या तो ऐसी लकीर पकड़ लेते हैं कि लकीर के फकीर बन जाते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्ड कहते हैं ल्यूनेटिक हो जाते हैं, एक धुन में चलते जाते हैं कि बस संसार बचेगा तो ऐसे ही बचेगा और तो बचेगा ही नहीं। या दूसरे अपने आप में इतनी बड़ी छवि बना लेते हैं जिसको मैग्लोमैनिक कहते हैं कि भाई हमसे बड़ा, हमसे ज्ञानी कोई नहीं हो सकता। हमारे दर्शन में ऐसा नहीं है। हमारे दर्शन में बड़े बड़े लोगों के शास्त्रार्थ में जो हारा है उसने अपनी हार स्वीकार करी है, दूसरे से सीखने का प्रयास किया है। ये जीवन लगातार सीखने रहने की जगह है। ऐसा नहीं है कि हम भी मंत्री बन गए तो कोई नई चीज नई व्यक्ति से नहीं सीखते। सीखने का भाव पूरे जीवन रहना चाहिए। और इसलिए एजुकेशन सर्टिफिकेट दे सकती है, लेकिन गुरुकुल सीखने की जीवन पद्धति बता सकते हैं। तो फिर उसको क्यों बन रहे हो। मेरे को तो ऐसे भी गुरुकुल होने चाहिए कि एज के हिसाब से आदमी की जब सीखने की भाव हो तो आ जाए। और मैं आपको बताऊं, हार्वर्ड में ऐसे कोर्स है कि जैसे मैंने 5 साल कंपनी चला ली, मैंने 10 साल ये लीडरशिप ले ली, उसके बाद 30 दिन से लेके और 6 महीने के उनके ऐसे कोर्सेज हैं। ये जो इस प्रकार के स्थान है, ये परंपरागत चीजों से निकलकर ऐसी विशिष्ट कोर्स सीखने की जगह मिले जहां जीवन सीखने को मिले। और मेरा ये मानना है, अभी बहुत अच्छा ईशोपनिषद का 3रा श्लोक वो बच्चे ने बताया, ईशावास्यमिदं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुजिक्ता मां गदः कृष्ण सुदय। पर इसको अपनाएंगे कैसे, किस उम्र में जाके समझ में आएगा। खेलने की उम्र में सिखाने की जरूरत नहीं है, खेलने की उम्र में तो हम रटाएंगे। तो सिखाने वाली चीजें अभी बतानी चाहिए और उम्र के अनुभव के साथ सीखने की चीजें तब बतानी चाहिए। इसलिए मैं बहुत विनम्रता से कह के जा रहा हूं, आप ऐसे गुरुकुल की कल्पना करो जो केवल बच्चों का निर्माण ना करे। 30-40 साल के बाद जब आदमी को लगे कि कोई कमी रह रही है तो मैं वहां महाराज जी पे 1 महीने का कोर्स कराऊं। घूम के जीवन में कई बार लगता है कि भाई ये तो जो मैं सीख रहा हूं वो चीज ये नहीं है, मैंने जो सीखा है उससे जीवन के प्रश्नों के उत्तर नहीं है। और मैं यहां खड़े होकर बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि एक सफलता जीवन में प्राप्त करने के बाद भी जीवन के प्रश्नों का उत्तर है तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत है। अभी हमारे एक सिनेमा के बड़े अभिनेता आए थे, तो मैंने उनको बताया कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के 3 भाग हैं और पूरी विधा उसमें लिखे, तो सुनकर के आश्चर्यचकित थे। मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में अब देश उस परिस्थिति में से निकल गया है कि कोई सेना जाए और हमें अपने विग्रह को जमीन के अंदर रखना पड़े। अब ये देश का वो काल आया है कि 500 साल पहले जिस राम मंदिर के विग्रह को ध्वस्त करने का काम किया था, उसकी पुनर्स्थापना हमने मोदी जी के राज में करके दुनिया को एक संदेश दिया। हिंदुस्तान के इतिहास में आपको कभी ऐसा सुनने को नहीं मिलेगा। हम जब पटना जाते हैं तो पटना में कभी बहुत बड़ा पटना के पास विश्वविद्यालय होता था, उस जगह का नाम बख्तियारपुर है अभी तक, नालंदा। और नालंदा में एक समय जितने भी हमारे ग्रंथ थे उन सबको जलाने का काम किया। हिंदुस्तान में
लगभग अफगानिस्तान से वो घुसा होगा और पटना तक गया होगा, तो हजारों किलोमीटर तक सबने अपने अपने विग्रह को छुपाने का काम किया, लड़ने का काम नहीं हो पाया। आज हिंदुस्तान में मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा देश बना है कि अगर हमारे 26 लोगों को धर्म के आधार पर चिन्हित करने का काम पाकिस्तान में किया है, तो 150 किलोमीटर अंदर जाकर के उनके ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। ये जो संकल्पवान भारत बन रहा है, ये जो शक्तिशाली भारत बन रहा है, ये जो गरीबी के खिलाफ एक 10 साल में लड़ाई को लड़कर के हमने उज्ज्वला योजना, हमने किसान सम्मान निधि योजना, जनधन खाते योजना, जो गरीब कल्याण की योजनाएं करी है, उसके बाद शक्तिशाली भारत बनाने का रास्ता क्या है? शक्तिशाली भारत बनाने का रास्ता यह है कि भारत के पुनर्जागरण के काल में ऋषि दयानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, श्री अरविंद ने, रमण महर्षि ने, स्वामी शिवानंद जी ने, परमहंस योगानंद जी ने दुनिया के सामने जो भारतीय जीवन मूल्यों को रखने का काम किया है, उसके लिए लीडरशिप देने वाले काम अब हमारे गुरुकुलों को करना पड़ेगा। उसको एक परंपरागत तरीके से नहीं कर सकते आप। मैं तो अभी कुछ दिनों पहले मैं जिम्बाब्वे गया और दुनिया के सबसे बड़े विक्टोरिया फॉल पे मैं गया और वहां मुझे एक स्टूडेंट मिली और वो पूरा मतलब महीने भर लोग आकर के वहां योग के तत्व को समझना चाहते हैं। मैं कॉप की एक मीटिंग में गया, अरब के सारे शेख इकट्ठे थे, उनके प्रिंस फैमिली के एक शेख के बारे में पूछा कहां पर है, तो उन्होंने कहा वो मीटिंग इसलिए छोड़ के चले गए कि उनकी योग क्लास होने वाली है। पर ये केवल योगाभ्यास नहीं है, ये बहुत बड़ा इंडियन साइकोलॉजी का दर्शन है। पर हमारा दर्शन केवल प्रवचन के लिए है, उसके जो तत्व हैं वो हमारे जीवन में कैसे धारण हो सकते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान तो शुरू किया ही है। प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ाने की बात करी है, हम खेलो इंडिया अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ 9, 10, 11 और 12 के बच्चे, मैं कई बार भाषणों में भी कहता हूं कि हमारे बच्चे 4 चीजों में ग्रामीण क्षेत्र में काफी कमजोर होते हैं, साइंस में, मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और टेक्नोलॉजी में। इनका जो सामान्य इस समय की जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो अंग्रेजी में है और इसलिए भाषा का बंधन आईआईटी परीक्षा में बच्चों को रोकता है, मेडिकल परीक्षा में बच्चों को रोकता है। उसके लिए तो मोदी जी का पूरा एक मन में विजन है कि हमें भारतीय भाषाओं को देना चाहिए, लेकिन वो इसके कारण डर के ना भागे, इसके लिए पूरे देश में अटल टिंकरिंग लैब करके उन्होंने गवर्नमेंट स्कूलों को वो लैब दी है। हम जो अपने ई लाइब्रेरी के कार्यक्रम चलाते हैं उसके साथ हम इस बात की आश्वस्ति करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जो अटल टिंकरिंग लैब की योजना दी है, ये हमारे 10वीं 11वीं के बच्चों के पास जा पा रही है या नहीं जा पा रही। और मैं तो सरपंचों को भी कहता हूं कि भाई आप सड़क मांगते हो, अच्छी बात है, आप ये हमारा काम है, सड़क हो गया, सामुदायिक भवन हो गया, लेकिन अपने गवर्नमेंट स्कूल में जो ये एजुकेशन के साथ संबंध में जो योजनाएं आ रही हैं उसका पालन कैसा हो रहा है, इस पर गांव की समितियों को भी चर्चा करनी चाहिए। और इसलिए अब हम 106 जगहों पे लगभग 30-40 पे हमने बिल्डिंग निर्माण के काम को पूरा करा है, 15 के लगभग हम चलाने लगे। लेकिन अब हम चाहते हैं कि गांव की कोई ना कोई एक सोशल एडवाइजरी कमेटी उसको अडॉप्ट करे। सब लोग करेंगे ऐसा नहीं है, सब लोगों के मन में करने का होगा ऐसा नहीं है, सब लोग कर सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं 4-5 लोग, उनको इस चीज पे आगे आना चाहिए। स्वामी जी कह रहे थे 100 साल पहले हमारे गांव साफ रहते थे, तब हमारा जीवन प्रकृति के आधारित था। अब तो यह है कि हर घर रोज आधा किलो कचरा बाहर निकालता है, क्योंकि जितनी चीजें आती हैं वो पैकेट में आती है प्लास्टिक के। जितना किचन का जो हमारा आइटम है वो 50% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक पे हो गया। महाराज जी अब तो दूध और दही जम भी नहीं सकता अगर बिजली ना आए तो। फ्रिज में भी रखने की जरूरी है, जमाने के लिए भी जरूरी, मतलब 70% किचन रुक जाएगी अगर बिजली ना आए तो। और ये सारी चीजें हम रोज कचरे के रूप में फेंकते भी हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है जिसको हम गांव गांव तक लेकर के जाते हैं, वो है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ का अर्थ यह है सेव एनर्जी। ये थोड़ा सा और ऊंचा बना देते तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ती और फिर बिजली चली जाती तो सब परेशान है। और इसलिए इसका एक अल्टरनेटिव भी लेके आए हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ताकि सारी बिजली का जोर अगर इसी पर पड़ेगा तो कितनी बिजली दोगे। तो धरती पर जितनी बिजली चाहिए उससे 8 गुना ज्यादा सूरज से आती है और सरकार उसमें 97,000 करोड़ की सब्सिडी भी दे रही है, 97,000 रुपीस की, कई करोड़ों में दे रही है कुल मिला के। लगभग 75,000 रुपए मोदी जी और 12,000 से ज्यादा रुपए भजनलाल जी इसमें सब्सिडी दे रहे हैं, ताकि घर घर सूर्य घर योजना से बिजली आए और बाकी सेव एनर्जी, हमारी टेक्नोलॉजी, घर में बिजली करने का प्रयोग, घर के कंस्ट्रक्शन का प्रयोग। दूसरा है सेव वाटर। सारा पानी केवल ढोलने के लिए नहीं होता, जितनी आबादी है उसके हिसाब से दुनिया की 17% आबादी हमारे पास है और पीने का पानी 1.7% है दुनिया का। तो सेव वाटर, पानी का सही प्रयोग करना। तीसरा सेव फूड। चौथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट।
एक गांव में अगर 1000 घर भी हैं और महीने में भी 1 किलो प्लास्टिक की पन्नियां अगर फेंकते हैं तो किसी भी गांव में घुस के देखो, प्लास्टिक की पन्नियों का पहाड़ बना हुआ है। इतना गंदा लगता है कि देखने में लगता है, कोई कहे भारत गांव का देश है, तो मतलब मैं तो रोज गांव में घूम रहा हूं, इतना प्लास्टिक का कचरा रहता है। हर घर को बनाने ही पड़ेंगे 2 डिब्बे, एक गीले कचरे का और एक सूखे कचरे का, और प्लास्टिक का वापस से यूज करना होगा। अदरवाइज कितने दिन फेंकोगे? और परमानेंट जमीन में जाएगा, पानी में जाएगा, जानवर में जाएगा, गाय भी खा जाती है। तो सेव फूड, सेव एनर्जी, सेव वाटर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ई वेस्ट का डिस्पोजल। एक मोबाइल फोन है, आप 2 साल में बदल लेते हो, घर के हर आदमी के पास मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन में केवल प्लास्टिक नहीं है, इसमें शीशा भी हो सकता है, कई तरह के उसमें छोटी छोटी और धातु है। कितना धरती से खोद करके और लगाओगे? इसका रिसाइकल होना बहुत जरूरी है, ई वेस्ट का। और छठी चीज है बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। और 7वीं चीज है हेल्दी लाइफस्टाइल, जो भारतीय जीवन दर्शन में ही मिल सकती है। आप ये मान के चलो, प्रकृति का भी प्रकृति कितनी महत्वपूर्ण है। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन। अब घर में 5 लोग तो हो गए, पेड़ एक ही रह गया। तो जितने आदमी हो उतने पेड़ लगाने चाहिए। और मान करके चलो, आपका फ्रिज चलता है वो भी कार्बन निकालता है, आप गाड़ी की पेट्रोल है वो भी कार्बन, सब, कोई ऑक्सीजन नहीं निकालता। धरती पे अगर जो तापमान बढ़ रहा है उसका बड़ा कारण है कि धरती से बहुत बड़ी संख्या में हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा अभियान दिया, अभी तो ये बहुत बड़ा अवसर है, एक पेड़ मां के नाम। इस धरती पर 2 ही लोगों का हमारे पे एहसान है, एक हमारी मां का जिसने हमें जन्म दिया, और मां ने केवल जन्म नहीं दिया, कोई भी आदमी जो बड़ा हो गया है 3-4 साल की उम्र तक, आपको जब बोलना नहीं आता था, चलना नहीं आता था, तो आपके खाने पीने सबकी चिंता आपकी मां ही करती थी। और जब आप बड़े हुए तो आपकी चिंता धरती मां करती है। इंसान ने अंतरिक्ष में जाने के रॉकेट बना लिए हैं, बड़े से बड़े हथियार और विमान बना लिए हैं, पर खाने का अनाज धरती मां ही पैदा करती है। आपके लिए फल धरती मां से ही आता है, आपके लिए ऑक्सीजन धरती मां पे लगे हुए पेड़ ही देते हैं। और इसलिए यहां बैठे हुए सब लोग, और हम तो पिछले दिनों अपनी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को हमारे नाथ संप्रदाय के जो नवनाथ में बड़े नाथ हैं, उदयनाथ जी के स्थान पे लेके गया था। लगभग 1 किलोमीटर के एरिया में हमारा है, 2 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल पहाड़ में टैंकर लगा के बिना सरकार के सहयोग के उन्होंने बर्ड, पीपल, आंवला, बेर, गूलर, ढोक, ढाक, ये इतने पेड़ उन्होंने लगाए हैं। और पेड़ लगाना ये सबसे बड़ा काम है, और पेड़ भी देसी लगाना, यूकेलिप्टस मत लगा लेना। लेकिन आप 5 मंजिल का मकान बनाओगे, एक पक्षी को दाना नहीं देगा, आप एक बड़ का पेड़ लगाओगे, 100 पक्षी चहचहाते मिलेंगे। और इसलिए जो धरती से ले रहे हैं, मनुष्य के रूप में जो धरती से ले रहे हैं, कम से कम अपनी मां का और धरती मां का तो एहसान इस जीवन में उतार के जाओ। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अभियान दिया, एक पेड़ मां के नाम। मैं बहुत विषय स्वामी जी के साथ चर्चा फिर करूंगा। जो स्वामी सच्चिदानंद जी ने कहा है, जो सहयोग कहेंगे मैं स्वामी जी को देने को तैयार हूं, पर स्वामी जी को सहयोग उसमें नहीं देना चाहिए जो आम समाज मांग रहा है। वो तो सब कर ही रहे हैं, रोजी रोटी के लिए सब चला ही रहे हैं। गुरुकुल में जहां हमने अपना जीवन दिया है, जहां हमने एक दर्शन को जाना है, हमने एक दर्शन के प्रति अगाध निष्ठा रखकर स्वामी दयानंद की प्रेरणा लेकर एक बदलते हुए भारत के ऊपर चलने का संकल्प लिया, अपने परिवार को छोड़ा है, तो हमारा काम भी विशिष्ट होना चाहिए और विशिष्ट लीडर पैदा कर सके, वो स्थान हमको बनाना चाहिए। और मैं आपको सच बताऊं, आज स्वामी रामदेव जी ने, हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उनका जन्म इस धरती पे हुआ है, लेकिन स्वामी रामदेव जी ने एक चीज सिद्ध कर दी है, गुरुकुल की शिक्षा को जिसने एकाग्रता से अपना लिया, IIT IIM सबको फेल करके दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी भी चला सकता है। ये कोई कम असाधारण काम नहीं है भाई, इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े विषय को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसलिए मेरे को आपको एक चीज और बताते हुए खुशी है, हमारे ऐसे स्कूल चलते थे जो ICI मॉडल पे थे, CBSE मॉडल पे थे। बहुत समय से लगता था कि भारतीय दर्शन पर चलने वाले जो हमारे बोर्ड हैं उनको प्रतिष्ठा मिलेगी तो वापस से भारतीय शिक्षा पद्धति का विकास होगा, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोर्ड अब स्वामी रामदेव जी को दिया है। ये बहुत, हम मैकाले की शिक्षा पद्धति को इस देश में समाप्त करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव क्या है, और अल्टरनेटिव प्रधानमंत्री जी की नई शिक्षा पद्धति पे है। ये गुरुकुल उस नई शिक्षा पद्धति के विमर्श का स्थान बने, ये गुरुकुल उस भारतीय जीवन दर्शन की जो तपस्या हमारे महर्षियों ने की है उसको जीवंत करने का, यही गुरुकुल नहीं, गुरुकुल दादिया भी बन सकते हैं। हमारे में वो क्षमता है। मैं पिछले दिनों गुरुकुल चोटीपुरा की बच्चों के साथ बैठा था,
प्रकांड विद्वता है, शास्त्रों को पूरा रट रखा है, लेकिन अब ये शास्त्रों का व्यवहारिक प्रयोग जीवन में कैसे हो ताकि ये मनुष्यता के लिए गुरुकुल कार्य कर सके, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मानता हूँ और मेरा पड़ोसी भगवान को नहीं मानता है और हमारा आचरण दोनों का एक जैसा है, तो तुम्हारा भगवान का मानना किसी काम का नहीं है। तुम भगवान को मानते हो तो तुम्हारे आचरण में पता चलना चाहिए। और आपने ये बात बहुत अच्छे से कही कि हम 4:30 बजे उठते हैं, पड़ोसी 8 बजे उठता है और जीवन एक जैसा है, तो फिर क्यों टाइम खराब कर रहे हो भैया, है ना? तुम भी सोच लो। ये बहुत अच्छी बात। मैं लोगों को ये अक्सर कहता हूँ, यदि तुम वास्तव